अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। साबिक DGISI फैज़ हमीद को 14 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुना दी गई है। ISPR का कहना है कि फैज़ हमीद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया और फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का ये अमल 15 माह तक जारी रहा। मुलजिम के खिलाफ 4 इल्ज़ामात पर कार्रवाई की गई। इल्ज़ामात में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खिलाफ वर्जी, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और शहरियों को नाजायज़ नुकसान पहुंचाना शामिल है। ISPR का कहना है कि तवील और मेहनत तलब कानूनी कार्रवाई के बाद मुलजिम तमाम इल्जामात में कसूरवार करार पाया। अदालत की जानिब से दी गई सजा का इतलाक 11 दिसंबर 2025 से शुरू होगा। PTI हुकूमत ने 2019 में फैज़ हमीद को ISI का सरबराह मुकर्रर किया और वो 2 साल से ज़ायद अरसे के लिए इस ओहदे पर रहे। ताहम इस ओहदे पर फाइज होने से पहले ही फैज़ हमीद मुतनाज़े हो चुके थे। 2017 के फैज़ाबाद धरने में भी उनका मुतनाज़े किरदार सामने आया। हुकूमत पाकिस्तान और कलअदम तहरीक लब्बैक के दरमियान मुआहिदे के आखिर में बाविसातत मेजर जनरल फैज़ हमीद लिखा गया था। इसी तरह काबुल में तालिबान की आमद के बाद फैज़ हमीद ने जिस तरह अफगानिस्तान का दौरा किया, चाय की कप के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर आई जिस पर दुनिया भर में शदीद तनकीद हुई, उसी दौर में ये इल्ज़ाम सामने आने लगे कि फैज़ हमीद रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो रियासती पॉलिसियों के मुतवाज़ी अपनी पॉलिसियां दे रहे हैं। पाकिस्तान से भागे दहशतगर्दों को वापस लाने की पॉलिसी भी इसी की एक मिसाल है। फैज़ हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया था और उनके खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज हुआ था। फैज़ हमीद की सजा के साथ ही फौज के अंदर आला रैंक तक पहुंचने वाले ऑफिसर के एहतसाब और तवील कोर्ट मार्शल के बाद रियासती निज़ाम पर गहरे असरात मुरत्तब होने के इम्कानात शिद्दत से ज़ेरे बहस हैं। ये इक़दाम न सिर्फ अस्करी इदारे की अंदरूनी सफाई का ऐलान है बल्कि सियासी, इंतजामी और अदालती शोबों के लिए भी एक ऐसी बेमिसाल नज़ीर बन गया है जो उन पर इसी सतह की जुर्रतमंदाना खुद एहतसाबी का मॉडल भी बन सकता है। ताकत के सबसे मुनज़्ज़म सुतून की जानिब से किए जाने वाला ये इक़दाम दरअसल बाकी इदारों के लिए आईना दिखाता है। गोया रियासत के दीगर इदारों से भी अब ये तवक्को पैदा हो गई है कि अगर फौज अपने अंदर उसूलों और शफाफियत के साथ कार्रवाई कर सकती है तो फिर सियासी अशराफिया, ब्यूरोक्रेसी और अदलिया भी इस मयार पर पूरा क्यों नहीं उतर सकते। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या यह फैसला तब्दीली का पेश खैमा बन सकता है जो रियासती ताकत, इख्तियार और जवाबदेही के पूरे तवाज़ुन को असर नौ मुतय्यन कर सके। प्रोग्राम के पहले हिस्से में ये सज़ा और इसके असरात, इस पर गुफ्तगू रहेगी। हमारे साथ हैं ज़ैगम खान, शहजाद चौधरी, रज़ा रूमी और इफ्तिखार अहमद साहब। आप सभी के लिए हमारा सवाल। फैज़ हमीद 14 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा, तारीख़ी फ़ैसले के असरात क्या मुस्तक़बिल में पूरे रियासती निज़ाम में एहतसाब, ताकत और इख्तियार की नई तरतीब मुतय्यन करेंगे? ज़ैगम साहब। आयशा, ये एक ज़ल्ज़ला है जिसके आफ्टर शॉक्स आते रहेंगे और मेरे ख्याल में इसके बहुत बड़े असरात पड़ेंगे। जहाँ तक मिलिट्री की सेल्फ करेक्शन की बात है वो तो चलती रहती है। इसी वजह से इतनी एक ज़बरदस्त फ़ौज पाकिस्तान की है। बड़ी बड़ी सज़ाएँ भी मिलती रहती हैं, नौकरियों से भी निकाला गया है, सज़ाए मौत तक दी जाती है। लेकिन ये केस इस वजह से मुनफरद है कि पहली बार ISI के चीफ़ को गिरफ़्तार किया गया, इतने अरसे तक ट्रायल हुआ और फिर इतनी सख्त सज़ा दी गई और अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुआ। अभी कुछ इल्ज़ामात बाकी हैं जिन पर आगे तफ्तीश हो रही है। आज के जो ऐलान है उससे ये ज़ाहिर होता है और फिर ट्रायल चल सकता है और सज़ा भी हो सकती है। तो इस लिहाज से बहुत मुनफरद है और एक ऐसे आदमी का है जिसका आपने बताया कि इस तरीके से वो अपना काम चला रहा था, अपने इदारे को चला रहा था कि जिस तरीके से वो रियासत के अंदर रियासत चला रहा हो। TLP के धरने का आपने कहा, ये खाली धरने की बात तो नहीं है ना। एक अजीबो गरीब किस्म की एक मजहबी, नीम अस्करी तंजीम को ताकत बख्शी गई जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इमेज के लिए, फॉरेन पॉलिसी के लिए, सियासत के लिए एक मुसीबत बन के रह गई। फिर ये भी आपने बताया, काबुल की तरफ इशारा गया कि फॉरेन पॉलिसी में भी एक मुदाखलत थी और फॉरेन पॉलिसी के डोमेन में भी कुछ नुकसानदेह बातें की गई। अब जो अगली बात है कि रियासत के जो मुलाजमीन होते हैं वो रियासत के मुलाजमीन होते हैं, वो हुकूमत के मुलाजमीन भी नहीं होते। उनकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान की होती है। वो रियासत का स्टील फ्रेम होते हैं जिस वजह से, जिनकी वजह से रियासत आगे को चलती है। दुरुस्त।
इस स्टील फ्रेम में एक साइड पर तो कम से कम मुकम्मल जंग आ चुका है जो सिविलियन साइड है। सही। और आज की बात नहीं है, 1990 की दहाई में पाकिस्तान सिविल सर्विसेज का नाम रखा गया था इत्तेफाक सिविल सर्विसेज। इतनी पोलिटिसाइज ये उस वक्त हो चुकी थी, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया है और मामला खराब होता गया है। अगर आज का कोई लेसन है सबसे बड़ा, तो वो लेसन ये है कि अब सिविल सर्विसेज रिफॉर्म करनी होगी, भर्ती से लेकर कि जिसमें मेरिट बेस्ड भर्ती, तो चले फिर भी मेरिट बेस्ड होती है, लेकिन इस तरह मेरिट बेस्ड कि आपको जो स्पेशलाइज सर्विस चाहिए उनकी मेरिट हो। इस वक्त जो तबाही आपकी आई हुई है, मिसाल के तौर पर बिजली के शोबे में जी, डीएमजी के बाबू जो हैं वो पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी जो चला रहे हैं, हर चीज चला रहे हैं, स्पेशलाइज्ड मेरिट बेस्ड और तरक्की मेरिट बेस्ड। और मुसीबत यह है कि जो भर्ती हो जाता है वो 20वें 22वें स्केल में जाता ही जाता है, चाहे कुछ भी ना करे, और बल्कि कुछ ना करे, खाली सियासत करे, तो फिर तो उसको जरूर तरक्की मिलती है। तो हमें वो सिविल सर्विसेज चाहिए जो मेरिट बेस्ड हों, जो शफाफ हों, जिनके अंदर अकाउंटेबिलिटी हो। तो एक तो अगर हमने करना है तो पूरी रियासत के फ्रेम को देखना होगा। ठीक हो गया। रियासत में सिर्फ फौज नहीं होती, दुरुस्त। उतना ही काम ये हमें करना होगा। इसके साथ जो है, आपने पूछा कि फौज की जो ताकत है, क्या उसको नए तरीके से तयन किया जाएगा। देखिए, फौज में तो ताकत की तकसीम मुकम्मल तौर पर मुतय्यन होती है, हायरार्किकल अदारा है, और साथ एक उसकी चेन ऑफ कमांड है, और इस केस में वाज़े तौर पर चेन ऑफ कमांड को जो है उसको तोड़ा गया, एक तरह की अनार्की बर्पा की गई। दुरुस्त हो गया। मेरे ख्याल में आगे इसके बहुत से रिपरकशंस, इसके असरात होने जा रहे हैं। शहजाद साहब, अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद फैज हमीद का इंतहाई मुतनाज़ किरदार आ रहा। क्या आज की सजा के बाद ये वाजे हो गया कि DGISI भले ही कितना मजबूत क्यों ना हो, इदारियाती पॉलिसियों के अंदर ही उसको रहना है और अपना काम करना है? अच्छा, देखें, एक तो आज की जो सज़ा है मेरे ख्याल में फैज़ हमीद साहब की, इसको तो हम एक साइड पे इसलिए रखें क्योंकि ये एक ऐसा अमल है जो हो गया, इसके पीछे वजूहात हैं, बड़ी साफ शफाफ वजूहात हैं, क्लियर। इसके ऊपर ट्रायल हुआ, 15 महीने तक 16 महीने तक चला, उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे और ये सज़ा मुतय्यन हो गई और दे दी गई। और जैसा ज़ैगम साहब ने कहा, ये कोई पहली सज़ा नहीं है, पाक अफवाज के अंदर इस तरह की सज़ाएं दी जाती रही हैं, और उनको इस हद तक कि फांसियां भी हो जाती हैं, हो चुकी हैं, लेकिन तशहीर नहीं की जाती। ये वाली ऐसी केस था जो कि सब पब्लिक के सामने था और इसकी बहुत तशहीर भी थी, इसलिए ये बहुत अहम होकर हमारे सामने आया, वरना ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो कि हुआ है। इसको तो फैज हमीद को मेरे हिसाब से आज हम साइड पे छोड़ देते हैं। सही। जो मेन चीज है वो ये है कि क्या DGISI की हद तक ये जो उसकी अपनी जिम्मेदारियां और फराइज मनसबी हैं, क्या हर DGISI उनसे कहीं ना कहीं पर तजावुज करता रहा है? और अगर करता रहा है, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने कभी भी नहीं किया होगा, शायद वो ज्यादा देर रुके भी नहीं होंगे वो उस जगह के ऊपर, क्योंकि उनसे तवक्को की जाती है कि वो तजावुज करें अपनी जिम्मेदारियों से। एक हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं फराइज मनसबी। फराइज मनसबी की एक लिस्ट होती है, जब आप उस दफ्तर में दाखिल होते हैं, आपको अपॉइंट किया जाता है, तो सबसे पहले वो आप लिस्ट पढ़ते हैं और कहते हैं ये मेरी जिम्मेदारियां हैं, ये मेरे फराइज मनसबी। इस मनसब के हिसाब से आप उन फराइज मनसबी के अंदर रहते हुए अपनी ड्यूटी दे सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि आप खुद से नहीं आते, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लेके आता है, आपको आर्मी चीफ रेकमेंड करता है, एक पैनल भेजता है, तो ये सब इस लेवल के ऊपर ही फैसले होते हैं, फिर आपको वहां लगाया जाता है। फिर उसके बाद आपके फराइज मनसबी बड़े वाजे हैं। अगर आपको किसी कोई ये रिक्वेस्ट करता है, कि या रिक्वेस्ट क्या करता है, डायरेक्ट करता है, क्योंकि बॉसेस आपके पास दो हैं, एक आर्मी चीफ होता है और एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान होता है। और असल में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आपका, जिसके आप एडवाइजर होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका एक सर्विसेज के साथ भी ताल्लुक होता है, क्योंकि आपने उनको भी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस मुहैया करनी होती है, तो उसका ताल्लुक दोनों तरफ है। मेरे ख्याल में इन जगहों पे जो लोग आते हैं, उनको बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत मैच्योर, बहुत सोच समझ के ऐसे लोग होने चाहिए जो कि इस ताकत को जो कि उनको मिलती है इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ। यानी देखिए, वजीर आजम जब चाहे आपको कॉल उठा के कर ले, आप जब चाहे वजीर आजम के पास चले जाएं, आपको आर्मी चीफ आपके बगैर हिल नहीं सकता, एयर चीफ आपके बगैर हिल नहीं सकता। इस किस्म की जो ताकत होती है, क्या वो आपका दिमाग खराब कर देती है, आपको एम्बिशियस बना देती है, आप अपना बैलेंस लूज कर जाते हैं, या उसके बावजूद आप बैलेंस में रहते हैं और अपने फराइज मनसबी की हद तक कहीं ना कहीं पे बहुत सारे लोग
इसका शिकार हो जाते हैं कि वो अपने फ़राइज़ मनसबी से और उसकी ताकत जो होती है, दफ्तर की जो जिम्मेदारियां हैं, उससे बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो मुश्किलात में गिर। अब उसके बाद डिपेंड करता है निज़ाम पे कि निज़ाम उनकी पकड़ करना चाहता है या नहीं। वेरी वेल। अगर करना चाहे तो मेरे ख्याल में तकरीबन हर डीजीआईएसआई की पकड़ हो सकती है। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ये दी, अपनी अपनी शहादत दी। उन्होंने कहा जी कि हमसे वो काम कराया गया जो कि हमारे फ़राइज़ मनसबी में नहीं था, और मैं इसकी आपको गवाही पेश करता हूं, मैं खुद करने वालों में था। आज तक वो जो मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे डीजीआईएसआई भी रह चुके हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हमें इससे बहुत ज्यादा जो हुआ फैज हमीद की हद तक वो शायद ठीक ही होगा। मैं उनकी जात पे बात इसलिए नहीं करूंगा, मैं बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं बात इसलिए नहीं करूंगा कि वो एक जात है। उस जात का मकसद हमें उसको डिस्कस करना नहीं है। हमारा मकसद यह है कि जो उसके फराइज थे और जो आज का केस है उसके हिसाब से अब पाकिस्तान के बाकी जो आगे मामलात हैं या डीजीआईएसआई की जो पोजीशन है वो किस तरीके से पाकिस्तान के लिए बेहतरी की तरफ लेके जाई जा सकती है। मेरा ख्याल है जिम्मेदारी और क्लैरिटी हर एक के पास है। बिल्कुल सही है। उसको निभाना इनकी जिम्मेदारी है। रज़ामी साहब, आईएसआई का मुल्की सियासत में किरदार तो रहा है। असगर खान केस और फैजाबाद धरना केस बड़ी मिसालें हैं, मगर क्या फैज हमीद के बारे में ये तासुर दुरुस्त है कि रेड लाइंस को अबूर करते रहे और बावजूद इसके कि वो कमांड नहीं थी मगर वो फिर भी इस्तेमाल करते रहे इख्तियार को? देखिए, यही एक इस पूरे वाक़े में मसला है कि सबसे पहले तो ये कहना चाहिए कि बहुत अच्छी एक डेवलपमेंट है कि खुद ही इदारे के अंदर ये एहतसाब हो रहा है। देखिए, माजी में जिक्र हुआ कि जो फौज के अंदर या आर्म फोर्सेस के अंदर एहतसाब का अमल होता रहा है, लेकिन ये शाज़ो नादिर ही हुआ है कि आईएसआई के किसी चीफ को जो है वो प्रोसिक्यूट किया गया हो। इस तरह की मिसालें कम मिलती हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला दिया वो एक बहुत बड़ा केस था, फेमस असगर खान केस था। उसमें शहादतें भी पेश हुई, उसकी कार्रवाई भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। और इस केस में कम से कम 14-15 महीने के बाद एक वाज़े तौर पर एक फैसला भी सामने आया है। और जिन इल्ज़ामात का जिक्र किया गया है प्रेस रिलीज में या जो मीडिया को दिया गया है, उसमें 3-4 चार्जेस हैं। एक तो सियासत में हिस्सा लेने का, दूसरा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी वायलेशन का, और तीसरा मिसयूज अपनी अथॉरिटी और वसाइल का। और जो उससे जो रॉन्गफुल लॉस हुआ है लोगों को, वो आपको याद होगा कि टॉप 30 नामी एक प्रोजेक्ट था, उसमें जो नुकसान हुआ उस के मालिकान का और उस फैमिली को जिस तरह से धमकाया गया, ये उससे मुतल्लिका है। और ये भी इसमें मानी खेज बात है कि पॉलिटिकल एजिटेशन और जो इंस्टेबिलिटी या इंतशार फैलाने का सियासी अनासर के साथ कुछ और मामलात में वो उसको सेपरेटली डील किया जा रहा है। तो ये बहुत अहम चीज़ है कि ये जो इसमें चार्जेस हैं उसमें ये जो उनकी गालिबन अपने ओहदे से हट जाने के बाद के में भी जो मुबैना तौर पे सियासी सरगर्मियां रही हैं वो सेपरेटली डील की जा रही हैं। और ये भी बहुत अहम एक नुक्ता है इस पूरे मामले को समझने का। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है, तो देखिए उसमें रिस्पांस में फिर से हमें ये देखना पड़ेगा कि ये बात दुरुस्त है कि ये एक बदकिस्मती से एक वतीरा बन चुका है सियासत में हिस्सा लेने का, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स हो, चाहे वो दूसरी साइड के ब्यूरोक्रेट्स हो, जबकि उनको बिल्कुल उनकी ओथ भी, हाँ जी, उनकी जो पूरी क्या कहना चाहिए, फराइज़ मनसबी और जिम्मेदारियों में सियासत नहीं है। बिल्कुल फराइज़ मनसबी में ये शामिल नहीं है सियासत, बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन सियासत की जाती है और सरेआम की जाती है। तो सबसे पहली तो ये बात है कि जनरल फैज जो है वो पहले नहीं थे, लेकिन जिस तरीके से और डटाई से वो ये सब कुछ कर रहे थे, वो भी एक मेरे ख्याल से अलार्म बेल बजाई है उस इंस्टीट्यूशन के लिए। इफ्तिखार साहब, ताकत के मरकज से ये जो जवाबदेही का जिस चैप्टर को खोला गया है, क्या वाज़ेह पैगाम दे गया है कि अब फर्द नहीं निज़ाम फैसले करेगा? देखें, जहाँ तक जवाबदेही का तल्लुक़ है फ़ौज पाकिस्तान के हवाले से, उसका जवाब शहजाद साहब ने बड़ा आपको वाज़ेह खुल के दिया है। क्योंकि पहला तो ये ना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ख़िलाफ़ वर्जी भी उन्होंने की, उनको सज़ा मिल गई।
सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होना एक जुर्म है, गलत है, और पहली दफ़ा उनको सज़ा हुई। जब डिटेल जजमेंट हमारे सामने आएगी तो देखा जाएगा कि किस नुक्ते पर कितनी सज़ा का तयन किया गया है। फिर अगला सवाल जो है वो है कि रियासत के ख़िलाफ़ जो उनके रवैये हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आज तक जितने भी DGISI के हवाला दिया जा रहा है वो सियासत में तो मुलव्वस रहे, लेकिन वो रियासत के ख़िलाफ़ वो शरीक नहीं हुए किसी साजिश में। और यहाँ पे ये तासर मिल रहा है, जैसे जजमेंट फुल आएगी तो पढ़ेंगे, ये तासर मिल रहा है कि ये वन ऑफ द रीज़न है। और सरकारी वसाइल का इस्तेमाल एक ASI भी करता है, एक थानेदार भी कर रहा है, एक DC भी कर रहा है, कमिश्नर भी कर रहा है, हर एक कर रहा है। एवरीबॉडी इज़ डूइंग इट। और यही अफसोसनाक रवैया है कि अगर मेरे पास ताकत है, अगर मैं DGISI हूँ और मेरे नीचे को 10, 15, 20 हज़ार लोग काम करते हैं, सर्विस करते हैं, उनमें से कुछ लोगों को मैं अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वो जो केस है वो कब्ज़े का, तो ये है वो ख़तरनाक रुझान। सर यही सवाल है, ताकतवर ओहदे का इत्तेसाब क्या ट्रिकल डाउन होगा इस पूरे निज़ाम के? होना चाहिए। देखें, होगा, होना तो चाहिए। होगा क्या मतलब है? अदालतें सुबह से लगानी शुरू कर दें हम? नहीं। हाँ तो ठीक है, होगा। आप लोग जो है ना कन्फ्यूजन को बढ़ाते हैं बजाय असल पैराग्राफ जो है उस पर आप तवज्जो दें। मुजरिम के सियासी अनासर के साथ हम अगले सेगमेंट में उसी पे बात करें। जी अगले में करेंगे, बिल्कुल उसी में बात। तो फिर मैं ना बात करूं इस पर? नहीं, हम आ रहे हैं इसी के ऊपर। नहीं, फिर मैं रहने देता हूँ। फिर मैं ऐसे अपना वक्त क्यों ज़ाया करता हूं? मैं यही शुरू करने लगी हूं। नहीं, मैं मुझे एक बात इस पर और कहने दें। देखिए जी, बात ये है, एक DGISI के 2 DGISI का मैंने जवाब दे किया और उनका ये कहना था मुझे कि तुम कौन हो हमसे ये सवाल करने वाले, जो सवाल तुम हमसे पूछ रहे हो। और उसमें एयर मार्शल अजहर खान का केस भी था। अच्छा। और यह मसला भी था कि पैसा इकट्ठा करके एक पॉलिटिकल पार्टी को क्यों दिया गया, बी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों नहीं दिया गया, और ये फैसला किन बुनियादों पे किया गया। तो उन्होंने मुझे बताया, हु आर यू टू आस्क दिस। अब उनको शायद ये जवाब मिल गया, हु आर वी टू आस्क देम कि दे शुड नॉट एक्सरसाइज द पावर which is not given to them under the constitution or even under their oath. ठीक हो गया जी। तो इफ्तिखार साहब, प्रेस रिलीज के जिस हिस्से की बात करी, लाइंस हैं इस प्रेस रिलीज की, उसी की तरफ बढ़ेंगे कि ISPR ने इसमें यह भी कहा है कि मुल्जिम यानी फैज हमीद की सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग से देखे जा रहे हैं। ISPR की जानिब से बताया गया था कि फैज हमीद 9 मई से जुड़े वाकयात में भी शामिल तफ्तीश हैं। उन मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की इमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। फैज़ हमीद पर 2017 में DGC बनने के साथ ही सियासी मुदाखलत के इल्ज़ामात लगना शुरू हो गए थे। नवाज शरीफ की नाअहली का मामला हो या फिर 2018 के इंतखाबात में धांधली का, फैज़ हमीद पर खुलकर इल्ज़ामात लगना शुरू हुए। जबकि इमरान खान दौर में तो मुल्क भर में तासुर आम था कि हुकूमत भले ही इमरान खान की है मगर इख्तिदार फैज़ हमीद का है। खास तौर पर 2019 में DGISI बनने के बाद मार्च 2021 में इमरान खान को कौमी असेंबली से इत्तेमाद का वोट दिलवाने के लिए फैज हमीद ने ही नंबर पूरे करवाए। बजट मंजूर करवाना हो या मुतनाज़े बिल्स, इमरान खान खुलकर फैज हमीद की ही मदद लेते रहे। इमरान दौर में मुल्क भर में तासुर आम था कि अहम बड़े मुल्की फैसले रूहानियत की रोशनी में किए जाते हैं, मगर वाकफाने हाल बताते हैं कि ये रूहानी फैज़ भी फैज़ हमीद ही उस वक्त की खातून अव्वल को मुहैया करते थे। इमरान खान और उस वक्त की अस्करी क़यादत यानी जनरल बाजवा के इख्तिलाफात ही उस वक्त शुरू हुए जब अक्टूबर 2021 में इमरान खान की मर्जी के खिलाफ फैज़ हमीद को DGISI के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर पेशावर मुकर्रर कर दिया गया। नवंबर 2022 में फैज़ हमीद ने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट ली तो तासुर ये था कि अब वो रिटायर फौजी जनरल की तकलीद की करते हुए वाकई रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर करेंगे, मगर उन्होंने इंतहाई हसास मुल्की और रियासती मामलात पर इमरान खान की रहनुमाई जारी रखी। इमरान खान के लॉन्ग मार्चेज हों, अहम ओहदेदारों पर तनकीद या फिर सानिया 9 मई फैज़ हमीद का नाम ही मास्टर माइंड के तौर पर लिया जाता रहा। इस सारे पस मंज़र को देखते हुए अहम सवाल पैदा होते हैं, 2018 का नया निज़ाम बनाने में फैज़ हमीद ने जिस तरह का अहम किरदार अदा किया, क्या फैज़ हमीद को उसका मंतकी नतीजा भी भुगतना होगा? और ऐसी सूरत में उस निज़ाम के सबसे बड़े सियासी शोमैन इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा? इदारों को नुकसान पहुंचाने बल्कि मुल्क की सलामती को खतरे में डालने की साजिश में फैज़ हमीद खान को किस तरह के अंजाम का सामना करना पड़ सकता है? यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पर सवाल पैनल के सामने रखेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। फैज हमीद 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा, सियासी अनासर के साथ मिली भगत, सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम के मामलात अलग देखे जा रहे हैं। क्या बड़ा सियासी अंसर भी अंजाम के करीब? रजा रूमी साहब, आपके ख्याल में ये मामला किस तरफ जाकर क्लोज होगा? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि किस तरफ क्लोज होगा और क्या होगा। ये बात जरूर है कि उनको सजा जो है वो तो अब उनको भुगतनी पड़ेगी। उनके पास अपील का हक है। आपको पता है कि आर्मी एक्ट में पहली अपील गालिबन जो आर्मी चीफ है वहाँ पे जाती हैं और फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकती है, अगर मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। लेकिन इससे कतई नज़र कि वो ये मामला कहाँ तक जाएगा, उनको क्या उनकी खलासी होगी कि नहीं होगी, जिस तरीके से वो सियासत में हिस्सा लेते रहे और मुल्क में एक इंतशारी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा करने में जो उनका किरदार था, मुझे नहीं लगता कि वो रजा साहब, कतई कलामी की माजरत, उनका किरदार पॉलिटिकल क्या नुकसान देगा? क्योंकि इमरान खान उनको अपना असासा कहते रहे, ये उनके लिए कितना महंगा असासा साबित होने जा रहे हैं? जी देखिए, बिल्कुल मैं वहीं पर आ रहा था कि पहली तो मैं तो फैज साहब की जात की बात कर रहा था कि वो तो मतलब उनके लिए अब काफी मुश्किल टाइम होगा। लेकिन जो उनके करीबी लोग थे, जिनमें कि इमरान खान बिल्कुल सरे फहरिस्त हैं, और भी लोग उनके साथ थे, कुछ तो सुल्तानी गवाह बन गए होंगे उनके खिलाफ इदारे के अंदर, जो बाकायदा जिसे कहा जाता है एक फैज नेटवर्क था जिसका जिक्र होता रहता है। तो और इमरान खान उस पूरे नेटवर्क के बेनिफिशियरी भी थे, मुबैना तौर पर उसके हिस्सेदार भी थे। तो ये मामला बिल्कुल उस हद तक जाएगा। देखिए, जो ये पूरा मामला है मौजूदा आर्मी चीफ की तैनाती से लेकर 9 मई 2023 तक, ये जो 6 महीने या 7 महीने का पूरा अरसा है, इस दौरान में क्या क्या किया गया और क्या क्या होता रहा, उसकी भी एहतसाब यकीनन और सवाल जवाब किया जाएगा, क्योंकि वो बड़े अहम महीने हैं और पाकिस्तान की तारीख में उनकी नज़ीर कम ही मिलती है। हमने ये कहीं नहीं देखा कि एक सियासी गिरोह या सियासी जमात जो है वो आर्मी के अंदर होने वाली अपॉइंटमेंट्स के ऊपर धरने और लॉन्ग मार्चेस स्टार्ट करे और फिर जब वो हो जाए तो फिर बाकायदा तौर पर अलन ऐलान ये कहे कि इदारे के अंदर बगावत हो और चेंजेस ले आई जाए टॉप के ऊपर। ये अनप्रेसिडेंटेड वाकयात हुए हैं और जनरल फैज का उसमें कितना रोल है, ये अब यकीनन जो सेपरेट मैटर का जिक्र किया आज की प्रेस रैलीज में, वहां पे उसका तयन होगा। जी दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब, फैज हमीद को असासा करार देने वाले इमरान खान अगली ही सांस में ये कहते रहे हैं कि तफ्तीश फौज का अंदरूनी मामला है। क्या अब इमरान खान इस बात से इनकार कर सकेंगे कि वो बरसों तक फैज सिस्टम के सबसे बड़े सियासी बेनिफिशरी रहे हैं? ऐसा कुछ चीजें मेरे ख्याल में हमें क्लियर जरूर, कम से कम मैं अपनी हद तक क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए, डीजी आईएसपीआर की जो पिछली ब्रीफिंग थी, शायद 5 तारीख को हुई, उसमें उन्होंने कहा कि 9 मई के से ताल्लुक रखने वाला अब कोई मामला जेर तफ्तीश या क्या कहना चाहिए कि इस वक्त अदालत में नहीं है। 9 मई के तमाम मामला खत्म हो चुके। तो ये एक बहुत अहम चीज थी, अनलेस अब कोई नई चीज। सर, ये उन्होंने कहा था जो उनके पास है, मगर वहीं उन्होंने एक गठजोड़ की भी निशानदेही की थी जो इमरान और फैज के नाम के साथ की थी उन्होंने गुफ्तगू में। हाँ, लेकिन ये है कि अभी वो कहा, उन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं है, बाहर है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात है कोर्ट मार्शल। क्या एक गैर फौजी का कोर्ट मार्शल हो सकता है? ये वो सवाल है जो कि हमारी आईनी अदालत, ये जो बेंच था पहले, आईनी बेंच, उसके सामने इतनी देर उसके पर बहस होती रही, लेकिन उस पर कोई क्लियर फैसला नहीं आ पाया। शायद अब आईनी अदालत बनने के बाद दोबारा इस मामले को जब लेके जाया जाए तो कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पे टेररिज्म के कॉन्टेक्स्ट में आप ये काम कर सकते थे, शायद में 21वीं और 22वीं तरमीम के तहत। लेकिन अब जो मामलात हैं उसके ऊपर भी एक क्लियर वर्डिक्ट आना लाजिम है, ताकि अगर कोई सिविलियन इसमें शामिल हो तो उसका भी कोर्ट मार्शल क्या किया जा सकता है या ना किया जा सकता, ये आईनी अदालत को फैसला करना होगा। इसके बाद ही कोई आगे का रास्ता मुतय्यन होगा। तीसरी बात, क्या फैज हमीद ने जो किया वो अपने तौर पर किया या उसको कहा जा रहा था कि ये करो? यानी ये बहुत लाजिम है कि ये यकीनन इस सजा से पहले ये सब मुतय्यन कर दिया गया होगा। और अगर ये पता लग रहा हो कि फैज हमीद ने जो किया
अपने तय अपनी जो भी बढ़ के किया अपने फराइज से, वो अपनी मर्जी से किया, तो मुझे इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी। यानी ये बिल्कुल मुमकिन था कि ऐसा हो सकता है, और वही चीज नजर आई। अच्छा, चौथी बात हुई कि आईएसआई फैज हमीद का नेटवर्क, असल में फैज हमीद हो या कोई और आदमी हो, जो डीजीआईएसआई का नेटवर्क एक ही होता है, वो आईएसआई होती है। उसको उसके इख्तियार को और उसकी ताकत को किस हद तक काबू में रखना है और उससे बढ़ना नहीं है अपने फराइज मनसबी से, ये असल इम्तिहान होता है उस ताकत और उस इख्तियार का जो कि किसी भी डीजीआईएसआई के पास होता है। सही। तो ये इम्तिहान वहां पे अगर ये फेल हुए, जो कि नजर आता है कि फेल हुए, तो उनको उसकी सजा भुगतनी पड़ रही है, क्योंकि उनको सामने इंडाइट किया गया, इसके ऊपर पर्दे जुर्मायत कर दी। अब आ जाती हैं चीजों के ऊपर के जो आपका सवाल है इमरान खान के ऊपर। सियासी एहतजाज अगर सियासी पार्टी या सियासी शख्सियत करे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ये आपके कवानीन और आइन के मुताबिक बिल्कुल जायज है। ठीक। अगर उस सियासी एहतजाज से सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेहकाम फैल रहा हो, जो कि सियासी एहतजाज से अमूमन हुआ करता है, लेकिन जब ये प्रोलाउंड हो जाए जिस तरीके से हम अभी हैं, तो उसका सियासी हल ही निकालना पड़ता है, ये नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि एक फौजी उस सियासी एहतजाज का हिस्सा बन जाए, और खासतौर पर एक ऐसा फौजी, चाहे वो रिटायर्ड ही क्यों ना हो, क्योंकि रिटायर्ड फौजी जो डीजीआई से रिटायर होगा, उसके ऊपर 5 साल का एक कैद है कि 5 साल तुम उन कवानीन कवायद और जवाबित के नीचे रहोगे जो कि फौज में तुम पे लागू थे। ठीक हो गया। 5 साल के लिए। वरना आम अफसरों के लिए, यानी चाहे किसी भी रैंक के सीनियर तरीन अफसरान हो, लेकिन उन ओहदों पे ना रहे हो, उनके ऊपर 2 साल की कैद होती है। इन पे 5 साल की कैद थी। इस कैद के होने के बावजूद इन्होंने ये काम किया। अगर उसका हिस्सा बने, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उसकी इस वक्त तफ्तीश हो रही है या उसको डिटरमिन किया जा रहा है, तो अगर है तो फिर इनका कसूर बनता है। किसी सियासी शख्सियत का एहतजाज, सियासी एहतजाज करने में कोई, मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ा ठीक हो गया शहजाद साहब, है ही नहीं जुर्म के जुर्म। दुरुस्त है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इफ्तिखार साहब और जैगम साहब की राय आपके सामने रखते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। इफ्तिखार साहब, फैज हमीद के खिलाफ जारी तहकीकात और जो अब तक की सूरत हाल, ये सजा सामने आ गई, 2018 के पूरे सियासी इंजीनियरिंग मॉडल को बेनकाब करके सरेआम सामने रख रही है। मुल्क के सियासी निज़ाम पर कोई असर पड़ेगा इस पूरी सूरत हाल का? नहीं। देखिए, पहली बात तो हम ये तय कर लें कि जो शहजाद साहब ने कही है और जो मैं भी कहता हूँ कि देखिए, IIC के सरबराह के पास बहुत बड़ी फौज होती है। फौज मीन नंबर ऑफ पीपल बहुत होते हैं। अब देखिए, क्या वो तमाम नंबर ऑफ द पीपल अंडर ओथ ही है ना, वो सर्व कर रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, अफवाज पाकिस्तान को। जब उनमें से कुछ लोग एक ज़ात से अपनी दोस्तियां मुंसलिक कर लें और उस ज़ात को सियासी, माली और दूसरे फ़ायदे पहुंचाने शुरू कर दें, तो यहाँ से वो बड़ी वायलेशन शुरू होती है जो हमारे मुल्क के तमाम अदारों के अंदर सरायत कर गई है। ये एक पॉइंट बड़ा इम्पॉर्टेंट है और इस पॉइंट पर इस मुल्क में डिबेट होनी चाहिए। अब ये क्यों ISPR ने एक पैराग्राफ अलहदा क्यों लिखा? मुजरम के सियासी अनासर के साथ मेरी भगत के ज़रिए दानिस्ता तौर पर सियासी इश्तिआल अंगेज़ी और अदम इस्तेकाम पैदा करना, जिसका तज़किरा उन्होंने सरकारी वसाइल की गलत इस्तेमाल और सियासी सरगर्मी में मुलव्वस होने की हद तक तो कवर कर लिया। लेकिन अगला अहम फ़िक्र है, इसके अलावा बाज़ दीगर मामलात में मुजरम के मुलव्वस होने के मामले को अलहदा तौर पर निपटा जा रहा है। इट मीन्स कि कुछ चीज़ ज़ेर तफ्तीश है, कुछ मामलात पे गौर हो रहा है, और मुमकिन है कि ये शख्स जो फैज़ है ये कहे कि जनाब मैं तो जो कुछ भी कर रहा था उस वक़्त ए के कहने पे कर रहा था, और साबित कर दे कि ए ने कहा, और वो सारा का सारा सबूत ए पर चला जाए, तो फिर इसको बेनिफिट ऑफ डाउट भी मिल जाएगा फैज़ को, जो एक अप्रूवर को मिलता है, जिसकी सज़ा भी कम हो सकती है। सही। तो ये है वो अहम नुक्ता जिसका फैसला अब होना चाहिए और पता लगना चाहिए कि 9 मई के वाक़यात में who was the mastermind behind it? सही हो गया। Who decided it कि एक ऐसी फौज जो डिसिप्लिन आर्मी है, जिसके दुश्मन भी मानते हैं कि डिसिप्लिन आर्मी है, और पहली मर्तबा हमने देखा कि उस डिसिप्लिन आर्मी के अंदर एक नकब लगाने की कोशिश की। इंडिविजुअल्स लगाते रहे हैं, लेकिन पूरी आर्मी के अंदर ग्रुपिंग करके ये जो अमल हुआ, और हमने देखा कि जो दूसरे दोस्त थे इस आर्मी से ताल्लुक़ रखने वाले,
वो भी एहतजाजों में जिस तरीके से शरीक हुए, झंडे जलाए गए और उस वक्त के एक आर्मी अफसर की जो तस्वीर है उन पे उनको उसको नजर आतिश किया गया। तो ये मामला अब यहाँ पे आ रहा है सही कि हु वाज प्लानिंग दिस थिंग, कि वो पाकिस्तान की फौज के अंदर एक ऐसी फिजा कायम करे जिसे फौज के अंदर एक चपकश पैदा हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब देखने हैं कि फैज साहब क्या कहते हैं, कि ये किसके कहने पे कर रहे थे, खुद कर रहे थे, ये किसके कहने पे कर रहे थे। अगर ये किसी के कहने पे कर रहे थे तो ये तो अप्रूवर बन सकते हैं, और फिर जितनी बड़ी सजा दी गई वो खुद एक सवालिया निशान बन रही कि क्या अप्रूवर बनने का मामला रह भी गया या नहीं। प्लीज जिसके कहने पे ये हो रहा था फिर वो मुजरिम ठहराया जाएगा। ठीक है जी। ज़ैगम साहब, फैज हमीद की सजा का सबसे बड़ा सियासी सबक, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमास में पूछूं, कि अपने आप को सियासतदान और सियासी लीडर्स कहलवाने वाले जो लोग हैं, ये इनको जर्नैलों की गाइडलाइंस और आंखें बंद करके उन पर अमल नहीं करना चाहिए। कोई सबक तो आया होगा। देखें, ये तो दोनों के मफादात होते हैं मुश्तरका, और फैज़ हमीद साहब का तो किस्सा तमाम हो गया। 14 साल की सज़ा है, सज़ाए बामुशक्कत, जो ख़त्म होगी 11 दिसंबर 2039 को, 2039 को। अब आगे जो मामलात हैं वो दूसरों के लिए ख़तरनाक हैं, और जो आखिरी लाइन है DGISPR की स्टेटमेंट की, वो एक बड़ा रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग है PTI के लिए और इमरान खान के लिए। अब देखिए, वो जो कहते हैं कि सियासी अनासर के साथ मिली भगत, इस पर तवज्जो दीजिए। लफ्ज़ है इन कहूट्स विद, मिली भगत। और मिली भगत जो होती है वो दो तरफा होती है। मिली भगत में कोई एक लीड नहीं ले रहा होता, दोनों लीड ले रहे होते हैं, दोनों बराबर शामिल होते हैं, मिलकर कोई चीज प्लान कर रहे होते हैं। तो सियासी अनासर के साथ मिली भगत का मतलब है कि कुछ सियासी अनासर और जनरल फैज हमीद और उनके जो साथी भी हो सकते हैं, वो मिलकर कुछ कर रहे थे। और वो क्या कर रहे थे? सियासी अफरा तफरी और अदम इस्तेकाम, अनार्की एंड इंस्टेबिलिटी। तो ये तो दो तरफा बात हो गई ना। और अगर ये इशारा 9 मई की तरफ है, फिर तो ये और भी ज़्यादा ख़तरनाक है। देखिए, 9 मई को मिलिट्री की इंस्टॉलेशंस पर कोऑर्डिनेटेड अटैक्स होते, ये जहन में रखिए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ कहीं जुलूस निकला था और रास्ते में एक इंस्टॉलेशन आ गई और जो जुलूस जा रहा था एक्सक्यूज मी, उन्होंने वहाँ को पत्थर फेंक दिए। यहाँ तो दर्जनों इंस्टॉलेशंस पे कोऑर्डिनेटेड अंदाज में एक टाइम पे अटैक हुए। और अगर इसमें यह तय किया जाता है कि कुछ फौज के लोग और कोई सियासी लोग इकट्ठे शामिल थे, तो फिर तो यह भी खतरा पैदा हो जाता है कि बात मिलिट्री ट्रायल तक जाएगी। अब जहां तक पहले की बात है, देखिए, जब कोई एक केस की तफ्तीश होती है, अंडर ट्रायल होता है, तो उसके अंदर से नए केसेस इमर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल सही। जिसको अलग तरीके से ट्रायल किया जा सकता है। तो अब ये आगे पता चलेगा कि क्या ये मामला जाता है मिलिट्री कोर्ट में या सिविलियन कोर्ट में जाता है, और इसमें सियासी अनासर से क्या मुराद है और ये किधर को जाता है। लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा इस बात के खतरात मौजूद हैं कि इसकी जद में इमरान खान साहब भी आ सकते हैं और PTI के कुछ और लोग भी आ सकते हैं। दुरुस्त हो गया। और ज़ैगम साहब के इसी पॉइंट के साथ आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।